नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम ईवीएस की संपूर्ण महामैराथन को करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इसलिए रिवीजन क्लास के तौर पर ये हमारी ईवीएस होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी से सीटेट के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जो कीचड़ होता है उसको क्या मिलती है, ठंडक पहुंचाता है। अगला जो पॉइंट है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर क्या कर लेता है, हवा कर लेता है। क्योंकि क्योंकि हाथी के कान सभी ने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे वो हवा करने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो 3 महीने का है। आप इसे जो हमारा मंथ है इसको भी याद रखेंगे, 3 से 4 यहाँ पर हो जाता है। 3 से 4 महीने जो हाथी होता है वो 200 किलोग्राम का वजन का होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। हाथी क्या है, बहुत ही कम आराम करते हैं। वो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही मात्र सोता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बाघ। बाघ से भी हर साल सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है बाघ से, जो बाघ होता है अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। किससे? हमसे तुमसे। जो बाघ होता है मानवों से 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है। और जो अगला है, बाघ की मूछें हवा हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। अर्थात जो हवा में जो कंपन होती है, तो इसकी जो मूछें होती हैं बाघ की, वो क्या उसको भांप लेती हैं, जिससे वो शिकार के सही स्थिति का पता चल जाता है, और ये इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। ये सभी हमारे एनसीईआरटी में बाघ के विषय में पॉइंट दिए हुए हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बाघ होता है अपने इलाके का जो निर्धारण करता है। कैसे करता है? जो निर्धारण करता है अपने मूत्र द्वारा करता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं वो भी यही विधि का प्रयोग करते हैं। और जो शेर भी होते हैं वो भी इसी विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात मूत्र द्वारा अपने क्षेत्र का क्या करते हैं, निर्धारण किया करते हैं। अगला जो पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी क्या कर लेता है, आवाज बदल लेता है। जो बाघ की ये सबसे अच्छी खासियत होती है कि वो अपने मौके को सर अपनी आवाज बदल लेता है। अर्थात वो अपने जब परिवार के साथ होगा तो वो आवाज उसकी दूसरी होगी, जब शिकार करते वक्त होगा तो उसकी आवाज दूसरी होती है। ऐसा और एक जीव कर लेता है। वो कौन होता है? हमारी जो डॉल्फिन होती है। जो हमारी डॉल्फिन होती है वो भी क्या मौके के अनुसार आवाज को बदलती है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाघ के दोनों कान, जो बाहरी कान होते हैं, आवाज को इकट्ठा करने के लिए होते हैं, जो कि वो अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। जो उसके बाघ के जो कान होते हैं बाहर की ओर होते हैं, आपने देखा होगा। और जो उसका इन जो कानों का जो काम होता है वो क्या, चारों तरफ वो घूम जाते हैं और आवाजों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको शिकार या फिर स्वयं की सुरक्षा ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लंगूर। लंगूर से भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो लंगूर की खास बात ये होती है, एक लंगूर हमेशा जो वहाँ के जंगल हो या भी किसी स्थान पर भी हो, तो वो सबसे ऊंचाई पर बैठा रहता है। उसका कारण ये होता है कि वो आसपास के खतरे को देखता है। एक लंगूर सबसे ऊंचाई पर बैठकर आसपास के खतरों को देखता है, और एक खास आवाज निकालकर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खास आवाज निकालकर वो अपने साथियों को क्या कर लेता है, चौकन्ना कर देता है। ये एनसीईआरटी में लंगूर के विषय में जानकारी दी हुई है, जो हमारे सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला टॉपिक है चूहा। चूहा से भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो चूहे की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो चूहे के बारे में बताया कि जो चूहे को देखने की क्षमता कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। अर्थात चूहा सही से नहीं देख पाता है, लेकिन कुदरत ने उसको सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है। जो चूहा होता है वो सूंघ कर या फिर छू कर या फिर टेस्ट करके किसी चीज के बारे में पता लगा लेता है। अगला हमारा टॉपिक आता है मगरमच्छ से। एनसीईआरटी में मगरमच्छ के बारे में भी बताया गया है। तो मगरमच्छ के बारे में सबसे पहले बताया गया, जो मगरमच्छ का जो शिकार होता है तो उसके किसके कारण होता है, जो उसकी खाल होती है, जो इसकी स्किन होती है, इसके लिए इसका क्या होता है, शिकार होता है। तो मगरमच्छ के छोटे छोटे कान होते हैं। ये सीटेट के एग्जाम में आए हुए पॉइंट है कि क्या मगरमच्छ में कान होते हैं।
तो हाँ, मगरमच्छ के बहुत ही छोटे छोटे कान होते हैं, लेकिन वो हमको आसानी से नहीं दिखते, क्योंकि आपने देखा होगा जो मगरमच्छ की बनावट होती है बहुत ही खुरदरी होती है, और कान बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हमको दिखते नहीं है। जो हमारा अगला जीव आता है वो छिपकली के बारे में आता है। एनसीईआरटी ने छिपकली में भी बताया कि छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। आपने नज़दीक से छिपकली के कानों को आसानी से आप देख सकते हैं, लेकिन उसके कान कैसे छोटे छोटे होते हैं, वो भी आर पार होते हैं इसके कान। अगला इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मछलियां होती हैं खतरों की चेतावनी जो होता है बिजली तरंगों द्वारा देती हैं, अर्थात वो बिजली तरंगे अपनी साथी मछलियों को दे देती हैं और खतरों से चौकन्ना कर देती हैं। अगला हमारा जीव है जो पिछले साल सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया था। कौन है वो? गिलहरी। तो गिलहरी के बारे में सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया था। जो गिलहरी के दांत हमेशा क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं, और दांतों से काटने कुतरने के कारण इसके दांत घिस जाते हैं। आपने गिलहरी को देखा होगा, जो इसके आगे वाले जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं। यही कारण है गिलहरी कुछ न कुछ हमेशा कुतरती रहती है। अगला हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जीव है बिल्ली। तो बिल्ली के भी दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, आप देख सकते हैं। नुकीले इसलिए होते हैं कि उसको मांस काटने और फाड़ने में इसको क्या काम आते हैं ये नुकीले दांत। और गाय के दांत के बारे में भी पूछा जाता है हमारे सीटेट के एग्जाम में। जो गाय के दांत आगे वाले दांत होते हैं वो क्या घास को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, ताकि घास चबाने के लिए होते हैं। तो आगे वाले दांत होते हैं घास को काटते हैं, और जो पीछे वाले दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। किसके? गाय के। अगला हमारा जीव जो हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम जो सांप के बारे में। तो हमारे देश में अर्थात भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले हैं? वो 4 प्रकार के। मात्र भारत में 4 ही प्रकार के सांप पाए जाते हैं जिनमें जहर पाया जाता है, अर्थात उनको काटने से मृत्यु हो जाते हैं। बाकी सब पनिया टाइप के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। तो इनके नाम हमको याद होने चाहिए सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला हमारा नाग, जिसे हम कोबरा भी कहते हैं, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के हमारे देश में सांप हैं जो कि जिनमें जहर होता है। तो और जानते हैं सांपों के बारे में। तो सांप के जो जब कोई सांप किसी को काटता है तो उसके जो 2 खोखले दांत होते हैं, तो सांप के कौन से दांत जहर को इंजेक्ट करते हैं दूसरे पर? जो उसके 2 खोखले दांत होते हैं। तो जो 2 खोखले दांत होते हैं इसके द्वारा ही सांप जहर को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर करता है। तो अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट सांप के विषय में, कि सांप जहर को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में पहुंचाने के लिए मात्र 2 दांतों का प्रयोग करता है। तो इसकी जो जहर बनती है इसी से सांप के जहर से बनती है। तो जहर बनाने का जो काम होता है हमारे सीरम नाम की क्या बनती है? हमारी इसकी दवाई बनती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला जो पॉइंट है, जो सांप के जो दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि कैसा पूरा पूरा निगल जाता है। चूहा हो गया या फिर कोई अन्य जीव हो गया, तो सांप कभी भी चबाता नहीं है, बल्कि क्या कर लेता है? वो पूरा ही निगल जाता है। अब सांप के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सांप के बाहरी कान नहीं होते, अर्थात इसका आशय है कि सांप कभी भी सुन नहीं सकता, वो मात्र जमीन में हुए कंपन को ही सुन सकता है। और जो सपेरा को हम कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, अर्थात कालवेलिया, सपेरा को हम कालवेलिया कहते हैं, और एक कालवेलिया नाम का एक नाच भी होता है। इसमें जैसे सांप भी नाचता है, वैसे कालवेलिया जो नाचने वाले लोग होते हैं वो सांप जैसी मुद्राएं किया करते हैं। सांप के विषय में अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सांप होते हैं ये हमारे दोस्त होते हैं, क्योंकि जो ये हमारे जो खेत होते हैं, ये उनसे जो चूहे होते हैं ये हमारे खेतों से चूहों से रक्षा करते हैं। ये क्योंकि चूहों खा जाते हैं और हमारे खेत के जो पेड़ पौधे हैं उनको गिराने से बचा लेते हैं। जो आपको जैसे पता है सांप सुन नहीं सकते, वे केवल बीन के हिलने के अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे हम तुम क्या कहते हैं? नाचना कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सीटेट एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, जो कालबेलिया जात होती हैं उनमें एक रोशन नाथ जी हैं। ये क्या है? ये इस जात के बहुत ही मशहूर कालबेलिया हैं, अर्थात सपेरे हैं। इनकी खास बात ये है कि बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है केचुआ। एनसीईआरटी में केचुआ के बारे में बताया गया है, जो हमारे सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो हमारा केचुआ होता है जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम करते हैं,
और ये जमीन में इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है, जिसके कारण हमारी खेती कैसी होती है, अच्छी होती है। जो अगला पॉइंट है, केचुए जो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और जिनका मल होता है वो हमारे लिए अर्थात कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। यही कारण है कि हम केचुओं को क्या कहते हैं, किसानों को मित्र कहते हैं। दो जीव हैं जिनको हम किसानों को मित्र कहते हैं, एक हमारा ये केचुआ हो गया, दूसरा हमारा क्या होता है, स्नेक। ये हमारे किसानों के मित्र कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं, जो कि इन्हीं की मिट्टी से बनाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है चींटियाँ। सीटेट के एग्जाम में चींटियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए चींटियों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। जो चींटियाँ होती हैं मिलजुल कर रहती हैं, इसका मतलब ये कैसी होती हैं, सामाजिक कीट होती हैं। और चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटियों का काम क्या होता है, रानी चींटी एक पूरे समूह में एक ही होती है, उसका काम होता है अंडे देना। और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल पर तक लाती हैं। अगला पॉइंट है, चींटियों चलते समय जमीन में कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जो हमारे जो खाना ढूंढने वाली चींटी होती है वो खाने को अपने बिल में जमा करने की इनकी आदत होती है। सीटे एग्जाम में सामाजिक कीट का मतलब जो समूह में रहने वाले जो कीट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कौन से कीट होते हैं, जो प्रजाति एक साथ समुदाय या कॉलोनी या बस्ती के रूप में रहते हैं, उन्हें हम तुम क्या कहते हैं, सामाजिक कीट कहते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, आपने दीमक को देखा होगा, ततैया को देखा होगा, मधुमक्खी को देखा होगा और चींटियों को देखा होगा। ये हमेशा क्या एक झुंड में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सामाजिक कीट। आपको ये सभी नाम याद होने चाहिए, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मच्छर। मच्छरों से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मच्छर हमको कैसे ढूंढ लेते हैं, ये भी सबसे अच्छा एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों पैरों के जो तलवे होते हैं उनको सूंघते हैं, और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है इनसे हमको ये ढूंढ लेते हैं। ये भी हमारे सीटेट में आया हुआ पॉइंट है। अगला है, जो मच्छर है अपने अंडे कहाँ पर देते हैं, पानी में देते हैं। और जो अगला पॉइंट है, बहुत ही बार सीटेट के एग्जाम में आ चुका है, जो हमारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होता है, ये कैसे होता है, मच्छरों द्वारा ही फैलाया जाता है। अगला पॉइंट है मक्खी से संबंधित है। तो मक्खी से हमको डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा क्यों, जो मक्खी होती है कहीं भी उड़ती 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 गंदगी गंदे स्थानों पर बैठती है, और गंदे स्थानों पर बैठकर हमारे खानों पर बैठ जाती है, जिसके कारण हमको डायरिया, हैजा और टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मच्छरों से बचने के जो उपाय होते हैं, इससे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जैसे कि पता है, मच्छर जो अपने अंडे कहाँ पर देते हैं, पानी में देते हैं। तो मलेरिया जैसी ये बीमारियां होती हैं जब मच्छर बहुत ही अधिक हो जाते हैं, तो इनको अंडों को ही हम तो मारते हैं। तो आपने मच्छरों को प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। तो ये भी सीटेट के एग्जाम में कोई पॉइंट आ चुका है कि जो मच्छर जो पानी में अंडे देते हैं तो हम तो तेल डाल देते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि मच्छर है पनपते नहीं है, तो इसका कारण है कि जो पानी का तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और ऑक्सीजन आपूर्ति रुक जाने से मच्छर के लार्वा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इससे मच्छरों से हमको क्या होती है, बचत हो जाती है। अगला हमारा मच्छरों से संबंधित पॉइंट है मलेरिया। तो मलेरिया किससे फैलता है, आपको पता होगा, मच्छरों के काटने से फैलता है। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रोस, ये कहाँ के, भारतीय मूल के थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो मलेरिया है किससे फैलता है, मच्छरों द्वारा ही फैलता है। और जो मलेरिया के जो बुखार के जो लक्षण होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो हमको कपकपी लगकर ठंड होती है, हम कांपते रहते हैं और ठंड बहुत लगती है, किसी को भी मलेरिया होता है तो। और मलेरिया कैसे कौन से मच्छरों से फैलता है, तो मलेरिया जो है हमारे मादा जो एन्फ्लीज मच्छर होते हैं वो काटने से, जब हमको काट लेती है तो हमारे मलेरिया फैल जाता है, और ये हमेशा दिन में काटती है हमको, रात वाले मच्छर हमको मलेरिया नहीं फैलाते हैं। अगली है कि अब दवाइयों के विषय में बात करें, तो मलेरिया को दूर करने की जो दवाई होती है, सिनकोया का एक पेड़ होता है, उसकी छाल होती है, उससे हमको क्या बनाई जाती है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये सभी पॉइंट सीटेट के एग्जाम में आए हुए पॉइंट हैं। और यही कारण है कि जो रोनाल्ड रोस थे, इनको 1902 में, कब, 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला हमारा ईवीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हालसार।
जिससे हर साल क्या बनते हैं, हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ईवीएस का जो हमारा मैप का जो टॉपिक है, इससे हर साल एक क्वेश्चन हमारे सीटेट के एग्जाम में आता आता है। तो इसके कई टाइप होते हैं। पहली बात, ये पूरा हमारे कल्पना पर आधारित मैप होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमको ये पूरा मैप याद होना चाहिए। याद होने का मतलब स्टेट कौन से हमारे कितने स्टेट हैं। तो पहली बात, हमारे जो 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। ये हमारे सीटेट के एग्जाम में पिछले साल पूछे गए थे कि भारतीय मैप में भारत में कितने स्टेट और यूटी हैं। तो 28 8 यूटी हमारे पास हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा मैप से संबंधित, तो इसके पहला टाइप होता है जो हमारा सागर है इससे संबंधित है। तो हमारा इस तरफ जो है मैप के इस तरफ हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और इस तरफ हमारा अरब सागर है। तो पूर्ण लेता है कि अरब सागर या बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन कौन से स्टेट हैं। ये टाइप 1 हो गया हमारा। तो देख लेते हैं अब बंगाल की तरफ कौन कौन से स्टेट हैं। तो बंगाल की तरफ हमारे स्टेट, बंगाल की तरफ हमारा स्टेट पहला आ जाता है हमारा ये पश्चिम बंगाल। ये हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। फिर हमारा उड़ीसा है। ये सब बंगाल के तट पर स्थित है स्टेट हैं। और ये हमारा उड़ीसा के बाद हमारा आंध्र प्रदेश आ जाता है ये पूरा, और ये हमारा तमिलनाडु आ जाता है। इतने स्टेट हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाते हैं, अर्थात तट पर आ जाते हैं। अब अरब सागर की बात करें तो कौन कौन से स्टेट अरब सागर में आते हैं। तो हमारा पहला स्टेट आ जाता है अरब सागर में, हमारा ये क्या हो गया, गुजरात हो गया। फिर अगले बाद अगला स्टेट आता है हमारा महाराष्ट्र। फिर ये छोटा सा हमारा क्या होता है, गोवा होता है। और ये कर्नाटक, ये भी हमारा अरब सागर के तट पर है। और अंतिम होता है ये हमारा कौन सा, केरला। ये सभी हमारे अरब सागर की तरफ अर्थात तट पर स्टेट होते हैं। हमारा एक टाइप तो ये हमारा तट से संबंधित हो गया। अब दूसरा टाइप है जिसमें हमको संपूर्ण स्टेटों की जानकारी होनी चाहिए। और कैसी जानकारी, एकदम काल्पनिक रूप से विजुअल, कि हम ये जान सके जैसे ये हमारा एमपी है। उदाहरण से समझते हैं ये हमारा एमपी है। तो इसके पश्चिम की तरफ कौन से स्टेट हैं, दक्षिण की तरफ कौन से स्टेट हैं और पूरब की तरफ इसके कौन से स्टेट हैं, और हमारे ईस्ट की तरफ कौन से स्टेट हैं, या नॉर्थ की तरफ कौन से स्टेट हैं। इन सब की हमको जानकारी होना चाहिए। और जो इनके पड़ोसी स्टेट हैं इनके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। हमारी जो 7 सिस्टर हैं इनके बारे में हमको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैप से संबंधित सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आना आना है। जैसे कि पिछले साल सीटेट के एग्जाम में एक मैप से क्वेश्चन पूछा गया था, उसको ले लेते हैं। तो प्रश्न हमारा ये था कि जो हमारा झारखंड है उसके दक्षिण की ओर कौन सा स्टेट है। तो ये झारखंड हमारा कहाँ पर है, ये हमारा झारखंड है। पूछा गया उसका दक्षिण की ओर अर्थात हमारा नीचे की ओर। तो हमारा उसके दक्षिण की ओर कौन सा स्टेट, हमारा उड़ीसा पड़ जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे मैप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसको अलग से पूरा वीडियो करवा दिया है। हमारा अगला टॉपिक आ जाता है सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से चाल से संबंधित क्वेश्चन। चाल से संबंधित क्वेश्चन हर साल सीटेट एग्जाम में आते हैं। तो जो हमारा चाल का फार्मूला होता है, स्पीड या फिर एवरेज स्पीड या औसत चाल, वो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इससे क्वेश्चन बनता है। हमको डिस्टेंस दे देती है और टाइम दे दिया जाता है, हमको क्या चाल और एवरेज स्पीड निकालनी होती है। ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो इसका मेन मोटिव होता है सीटेट के एग्जाम में, कन्वर्ट करने वाला खेल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको। जो सबसे हमको पता है कि 5/18 या 18/5 का हम क्या करते हैं, गुणा ही किया जाता है। अर्थात एक चीज़ हमारी फिक्स है, क्या हमका मल्टीप्लाई करना होता है। तो किस में 5/18 कब मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 कब मल्टीप्लाई कब करते हैं, ये देखना है। इसको ट्रिक से समझना है। तो यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, किलोमीटर, और यहाँ पर मीटर है। और इधर कौन बड़ा है, 18 बड़ा है और 5 बड़ा है। तो ये हमारा ट्रिक का पहला पहला पॉइंट। इन दोनों में हमको आप क्या तुलना करनी है। जो हमको यदि किलोमीटर से मीटर की ओर जाना हो, अर्थात हमको पहले कौन है, किलोमीटर दे दिया, फिर कहाँ मीटर में, अर्थात हमको बड़े से छोटे की ओर जाना हो। हमारा लक्ष्य क्या है, छोटा पहुंचना। तो हम संख्याओं में तो पहले ऊपर किसको रखेंगे, छोटे की ओर, छोटा वाला रख देंगे और नीचे हमारा बड़ा वाला रहेगा। तो हमको अगर बड़े से छोटे की ओर जाना हो तो ऊपर हमको हमको जाना कहाँ है, छोटा में छोटी की ओर पहुंचना है। तो हम कौन संख्या ऊपर रखेंगे, छोटी वाली संख्या रखेंगे, और मल्टीप्लाई तो करना ही करना है हमको। अब अगले ही है, अगर हमको मीटर से किलोमीटर अर्थात हमको छोटे से बड़ी की ओर जाना है, हमको हमारा लक्ष्य क्या है,
बड़ा है, तो हम क्या रखेंगे, ऊपर हम क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, छोटा रख लेंगे। अगला इससे संबंधित पॉइंट है, मिनट को घंटा को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या 60 का भाग देते हैं। अगर सेकंड में कन्वर्ट करवाता हम 60 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगला हमारा टॉपिक सीटेट के दृष्टिकोण से रेल टिकट में क्या क्या जानकारी दी हुई होती है, इससे भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका पूरा एक चैप्टर है। तो रेल टिकट में क्या क्या होता है, श्रेणी होता है, अर्थात कौन श्रेणी नंबर का होगा, ट्रेन नंबर होगा, ट्रेन का नाम होगा, सफ़र शुरू होने की तारीख और समय होंगे, गंतव्य स्थान पर पहुंचने की तारीख और समय होगा, टिकट प्रारंभ होने का होगा और टिकट समाप्त होने का जो स्थान होगा ये दिया होता है। बर्थ नंबर, किराया, कुल दूरी दी होती है। जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएनआर नंबर। तो ये जो हमारा पीएनआर नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। लेकिन सीटे के एग्जाम में कभी भी इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जो सीटे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये होता है, जो हमारा पीएनआर नंबर होता है रेल टिकट में, ये क्या दर्शाता है। तो हमेशा जो पीएनआर नंबर होता है, जब दर्शाने की बात आ जाए तो कौन सा, नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड को हमेशा क्या करता है, ये दर्शाया करता है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अगला हमारा सीटे के एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट, जो हमारा चाइल्ड होता है, आप अपने समाज में या कहीं भी चाइल्ड के साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसकी हेल्पलाइन, चाइल्ड लाइन हेल्प नंबर दिया गया है। कौन सा होता है, 1098 होता है। ये हमारे 24 घंटे उपलब्ध रहता है, आप इसमें फ़ोन करके अपनी सहायता करवा सकते हैं। ये आपकी जो क्लास हो रही, महामैराथन क्लास हो रही है, पूरी एनसीईआरटी का क्या है, निचोड़ है, जो हमारे सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा टॉपिक है, ईवीएस टॉपिक है, जो हमारे सीटेट एग्जाम का एक महत्वपूर्ण है। क्या है, स्तनधारी मैमल्स, जिस शरीर के सब रेप्टाइल्स कहते हैं, कीट, इंसेक्ट, इनसे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जान लेते हैं जो हमारे स्तनधारी कौन होते हैं। सीधा सीधा जो क्या हमको बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं उनको, ये मेन पॉइंट हो गया कि बच्चा जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है, गाय, भैंस, बकरी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, चमगादड़। चमगादड़ हमारा कैसा होता है, हमारा स्तनधारी होता है। व्हेल मछली भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारी स्तनधारी होता है, अर्थात सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला हमारा टॉपिक है सरीसृप, रेप्टाइल्स। तो इनको याद करने का सबसे मोटा मोटा है, रेप्टाइल सरीसृप मतलब सड़क का जो चलते हैं, अर्थात जो खिसक के चलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। इनमें क्या कौन कौन आ जाते हैं, सांप, छिपकली, कछुआ, जो घड़ियाल और मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ से जो मुख्य अंतर होता है उनकी पूंछ का होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और हमारे सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला हमारा पॉइंट, अगला आ जाता है हमारा कीट। जो कीटों के सीधे सीधे उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि इनसे सीधे डायरेक्ट मैच करने के क्वेश्चन बनते हैं। तो बिच्छू हमारा कैसा होता है, कीट होता है। तिलचट्टा ये भी कीट होता है। मक्खी कीट होती है। मच्छर, मधुमक्खी, तितली और चींटी, ये सभी क्या होते हैं, कीट होती है। आपको याद किस रखना, जो हमारी बिच्छू होती है वो कीट के रूप में आता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा है, इस समूह को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। जो इस समूह के होते हैं, क्या होते हैं, अपने जो अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात ये नर मादा जो होती है उनको अपने गंध द्वारा ढूंढ लेते हैं, या फिर अन्य सदस्यों को ढूंढ लेते हैं। जो हमारा रेशम का कीड़ा होता है, ये अपनी जो मादा होती है उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को पहचान लेता है, ये इसकी सबसे खास बात होती है। तो जो हमारा ये समूह है, ये याद रखना है कि अपने जो समूह या अन्य सदस्य होते हैं गंध से ढूंढते हैं, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है परजीविता और सहजीविता। तो जो हमारा परजीविता होता है, इसकी जो खास बात होती है, क्या दूसरों पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट, कोई हमारा आश्रित होता है, अर्थात दूसरे जीव पर आश्रित होता है, और ये मात्र अपना फायदा उठाते हैं, और चाहे वो हमारे इनके जो साथी होते हैं जिन पर ये आश्रित है उनको चाहे नुकसान हो। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, परजीवी अर्थात दूसरों पर जीवित रहने वाला, चाहे उसको नुकसान हो, तो ये परजीविता होता है।
जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जोक को देखा होगा, ये क्या होता है, शरीर पर चिपक जाती है और खून को चूसती है, और जो सामने वाला होता है जिस पर ये आश्रित होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। जू भी एक परजीवी जीव है। और जो हमारा अमरबेल होता है, आपने देखा होगा, जो बम्बूर का पेड़ होता है उसमें पीली पीली एक क्या धागे नुमा लताएं छैली रहती हैं, जो हमारी अमरबेल होती है, ये भी क्या होती है, एक परजीवी होता है। और धीरे धीरे उस बम्बूर को क्या पूर्णतः सुखा देती है, कौन, अमरदेव। तो ये परजीवी का एक उदाहरण है। अगला है सहजीवता। नाम से स्पष्ट है, सह मतलब साथ साथ, जीवता मतलब जीते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ साथ जीते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो ये सहजीवी होते हैं। जैसे हमारे शैवाल होते हैं, फफूंदी होते हैं, ये सभी सहजीवी के उदाहरण हैं। और जो हमारी भैंस होती है और बक्का, आपने देखा होगा बक्का को, मतलब जो सफ़ेद सफ़ेद पक्षी होता है उसे बक्का कहते हैं देसी भाषा में। तो जो भैंस और जो बक्का होते हैं ये सहजीवी का भूमिका निभाते हैं। जो भैंस होती है उसके उसमें क्या होते हैं, जुएं होते हैं, बक्का उसमें बैठ जाता है और क्या करता है, उसके जुएं खा लेता है। जिससे भैंस को सफाई मिल गई, बक्के को भोजन मिल गया। तो ये हमारे सहजीवी के उदाहरण होते हैं। अब जानवरों से संबंधित हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी पॉइंट होंगे पूरे, जो सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, और सभी आए हुए एग्जाम के पॉइंट होंगे। तो जो जानवरों की जो खाल होती है, जो डिजाइन होती है जानवरों पर, उनके बालों के रंग के कारण होती है। वो उसकी स्किन नहीं होती बल्कि बाल होते हैं। जैसे आप जिराफ देख रहे हैं तो क्या उसकी स्किन क्या है, ब्राउन है या गोल्डन है, नहीं, उसके बाल ऐसे ही हैं। तो अगला पॉइंट है, जो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं, जिसे हम निशाचर कहते हैं, वो हर एक चीज़ को कैसा देखते हैं, सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, रेगिस्तानी चूहे हो गए, ये हर चीज़ को कैसा, सफ़ेद और काला ही देखते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। आपने जैसे छिपकली को देखा होगा, ये हमारे जब सर्दियों के सीजन आते हैं तो ये हमारे घरों से गायब हो जाती है। तो ये क्या, इसकी एक क्वालिटी होती है। अगला पॉइंट है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जंगलों में रहने वाले लोग इसको समझ जाते हैं, और कुछ बुरा उनकी हरकतों को देखकर ये समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है, 2004 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या सुनामी आने वाली थी। तो जानवरों को हरकतों को देखकर वहाँ के जो लोग थे, अब वहाँ से जो तट से दूर भाग गए थे, जिसके कारण उनकी जान बच गई थी। अगला जो पॉइंट है, सीटे एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है, जो गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था, 2001 में आया था। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि सीटे एग्जाम में आ चुका है। अगला पॉइंट है, जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों को मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा जानते हैं, जैसे कि डॉल्फिन का नाम आपने सुना होगा। डॉल्फिन के पास ये खासियत होती है, क्योंकि डॉल्फिन समय के अनुसार अर्थात परिस्थिति के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेती है। और भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कौन है, गंगा नदी में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, गंगा नदी में। प्रयागराज से लेकर पटना तक सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, जानवरों को शिकार। इससे भी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हाथी के जो दांत होते हैं इसलिए उनका शिकार होता है, अर्थात हाथियों को शिकार उनके दांत के लिए होता है। और गैंडे को भी शिकार जो होता है उसकी जो सींग होती है उसके लिए होता है। शेर, मगरमच्छ और जो सांप होता है उनका शिकार उनकी खाल के लिए उनको मार दिया जाता है। अगला पॉइंट है, जो कस्तूरी हिरण होता है कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर दाची के ग्राम में पाया जाता है। तो जो कस्तूरी मृगा है, जो उसकी खुशबू के लिए इसको मार दिया जाता है, क्योंकि इसकी तोंद में क्या होता है, एक ग्रंथ होती है जिससे खुशबू निकल आ सकती है। उसको पाने के लिए लोग क्या इसको मार दिया करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में पॉइंट हैं। अगला पॉइंट है, कुछ जानवरों की नींद। एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र है, जैसे कि गाय कितनी घंटे सोती है, 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। और जो जिराफ होता है 2 घंटे सोता है, और बिल्ली 12 घंटे सोती है। तो जो हमारे एनसीईआरटी में इस तरह के क्या होते हैं, ग्राफ दिए होते हैं, जिसमें एक पंक्ति 2 काम होते हैं। पहला काम, जो जानवर होते हैं उनको सोने के समय पता चल जाता है, और बच्चे ग्राफ करना सीख जाते हैं। जैसे कि 24 घंटा का ग्राफ है तो इस तरह से काटा हुआ होता है। जैसे गाय 4 घंटे तो 4 घंटे ये हो गए, जैसे ये बिल्ली 12 घंटे तो 12 घंटे का ग्राफ ऐसे दिखाया जाता है। इस प्रकार से एनसीईआरटी ने पूरे पाठ्यक्रम को डिजाइन किया हुआ है, जो हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा जीव जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
जो हमारा इस्लात होता है देखने में कैसा होता है, भालू तरीके होता है, लेकिन ये भालू से कैसा होता है, अलग होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला जीव होता है। अपने जो धीमी गति के कारण ये प्रसिद्ध होता है। तो इसके अगला पॉइंट है कि ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर आराम से सोता रहता है। तो 17 घंटे ये आपको याद रखना है, और उल्टा लटक लटक कर सोता है कुछ इस तरह के। और ये इसके 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है। आप समझ सकते हैं कितना ये स्लो गति से करता होगा। और सप्ताह में एक बार में ही सांझ के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और उसके पत्ते खाकर पेट भरता है। ये पॉइंट जैसे 40 वर्ष हो गया, आठ आठ पेड़ों पर और सप्ताह में एक बार, और ये 17 घंटे, ये सभी इस क्लास से संबंधित क्वेश्चन पॉइंट है जो सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा पॉइंट है, बूझो तो पहचाने। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो बूझो तो जाने, ये पहली है। तो ये कौन होता है, ये मोर होती है। सीटेट एग्जाम में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन बना है कि ये हमको ये पूरा ये पहली दे दी गई है, और पहचानने के लिए कहा गया कि ये किसके बारे में कहा गया है। एनसीईआरटी ने ये मोर के बारे में कहा है। कहा है कि यहाँ पर दुम पर पैसा, जो उसके पंख होते हैं उसको बेचकर हम तो पैसा कमाते हैं। और सिर से पैर तक नीला ही नीला, अर्थात मोर ही होता है। तो जो राष्ट्रीय पक्षी है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये मोर संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में पक्षियों के बारे में बताया गया है जो सीटेट के एग्जाम में हर साल पक्षियों के बारे में आता है। तो हमारा पहला पक्षी है बसंत गौरी, जिसे इंग्लिश में बारबेट कहते हैं। तो बसंत गौरी क्या होती है? जैसे नाम से है बसंत, अर्थात बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु कब होती है? गर्मियों के समय में बसंत ऋतु होती है। तो ये ट्रिक है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने पर गहरा छेद बनाकर उसमें क्या देती है? अंडे देती है। इस प्रकार को छेद बनाती है। और ऐसा एक और पक्षी है जो ऐसे एक क्रियाकलाप करता है, कठफोड़वा, वुड कीपर जिसे कहते हैं। ये भी बसंत गौरी के तरीके क्या होता है, पेड़ के तने में घोंसला बना के क्या देता है? अंडे देता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट। अगला हमारा पक्षी आ जाता है शक्करखोरा, जिसे सूर पक्षी भी कहते हैं, इंग्लिश में सनबर्ड कहते हैं। तो शक्करखोरा की एक खास बात होती है कि शक्करखोरा क्या होते हैं, छोटे पेड़ या झाड़ी पर, डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ये इसकी क्या है, खास बात है। तो इसके घोंसले में क्या क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके घोंसले में जो बाल होते हैं, मकड़ी के जाले होते हैं, पतली टहनियाँ होती हैं, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े होते हैं। और यहाँ तक कि कपड़े के जो चीथड़ों से बना होता है, कौन, इनका घोंसला बना होता है। ये सब शक्करखोरा संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी है। हमारा अगला पक्षी है चील, बाज और गिद्ध। इनसे भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चील, बाज, गिद्ध होते हैं, ये जो हमसे होते हैं 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं 4 गुना अधिक तक देख सकते हैं, और जो बाघ होता है 6 गुना अधिक तक। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जो चील की जो पूंछें होती हैं खांचे वाली होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर उड़ती हैं। अगला है गिद्ध, मरे हुए जानवरों को खा कर साफ कर देता है, आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। अर्थात जो गिद्ध होता है ये हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाता है, और बहुत ही ऊंचाई पर ये उड़ते हैं। अब ये बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए इनके पास एक और खास बात होती है, किसी भी चीज को 2 किलोमीटर दूरी से ही देख लेते हैं। आपने तभी देखा होगा कि जो बाज होता है बहुत ही दूर से देखता है और शिकार को पकड़ ले जाता है। तो इनकी देखने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। कितनी? 2 किलोमीटर तक दूरी तक देख सकती हैं। अगली हमारी बर्ड है दर्जिंग चिड़िया, अर्थात टेलर बर्ड। इसके नाम से स्पष्ट है, मतलब दर्जी, अर्थात दर्जी। दर्जी काम क्या होता है? सिलना काम होता है। ये इसकी ट्रिक है याद करने के लिए। जो दर्जिंग चिड़िया होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। तो सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी कौन चिड़िया है जो सीकर अपन उसमें अंडे देती है? तो वो कौन सी होती है? दर्जिंग चिड़िया होती है। और थैली नुमा बनाकर उसमें क्या करती है? अंडे देती है। इस प्रकार के इसके क्या होते हैं? घोंसले होते हैं। अगली चिड़िया फ्रेंड्स, अगली चिड़िया है हमारी वीवर पक्षी। नाम से स्पष्ट है वर। वर वर शब्द हमारे भारत में बहुत ही फेमस रहा है। स्वयंवर आपने सुना होगा कि मतलब जो लड़की होती है सभी पुरुषों को देखती है, अर्थात जो उसमें सबसे अच्छा लगता है उसमें क्या वर वर डालकर उसको महिला बनाकर अपना शादी कर लेती है। तो ये भी पक्षी कुछ इसी प्रकार का है। जो हमारा नर वीवर पक्षी होती है अपने घोंसले बनाते हैं। जो वीवर पक्षी जो नर होते हैं ये अपने क्या घोंसले बनाते हैं,
और जो मादा व्यूअर पक्षी है उन घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसमें अंडे देती है। तो आप इस प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं, वीवर तो वर से अर्थात स्वयंवर चुनाव करने का काम। तो इस प्रकार से को रिलेशन आप बना सकते हैं। अगला हमारा सीते के जाम से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पक्षी है फाख्ता पक्षी। तो जो फाख्ता होता है ये कैक्टस या कांटों के बीच या फिर मेहंदी का जो मेड़ होता है वहां पर अपना घोंसला बनाती हैं। ये हमारा फाख्ता पक्षी है जो कि कहाँ पर कैक्टस या फिर कांटों या फिर मेहंदी के मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं और अंडा देते हैं। अगला हमारा पक्षी आ जाता है कलचिड़ी, जिसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं। ये हमारी कलचिड़ी चिड़िया होती है। तो कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, पत्थरों के बीच में या सड़कों के किनारे जो पत्थर होते हैं यहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। जो इसके घोंसले में जो पौधे के नाजुक टहनी होती हैं, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सभी बिछा रहता है। ये बहुत छोटे छोटे कीड़े खाती है, जैसे पाई हो गई, ये सभी ये चींटियाँ ये सभी खाती रहती है। अगला है इसमें इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है, लाल होती है। ये सभी पॉइंट कलचिड़ी से संबंधित हैं जो हमारे सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पक्षी है मैना। मैना से संबंधित क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में बनते हैं। एक ही से क्वेश्चन बनता है जो होता है मैना होती है, जो झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इसको याद करने का ट्रिक यही है कि जो अपने जो भारत में है देसी भाषा में मैना कर यूं अर्थात गर्दन को हिलाकर मना किया जाता है। तो गर्दन को हिलाना मैना से संबंधित है। तो आप इस प्रकार से क्या कोरिलेशन को बिठा सकते हैं। अगला जो पक्षी है उल्लू, इससे भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो उल्लू होती है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है अर्थात 360 डिग्री तक घुमा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उल्लू से, जो उल्लू की आंखें होती हैं मानव तरीके सामने की तरफ होती हैं। देख सकते हैं आप इसके, और इन चिड़ियों में देख सकते हैं, चिड़ियों में देखो बगल में पाई जाती हैं लेकिन उल्लू में क्या होती हैं, बिल्कुल सामने पाई जाती हैं। ये भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही बार बना है। अगला हमारा पक्षी है कौवा। तो कौवा के बारे में पॉइंट है, जो कौवे के घोंसले में जो लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की टहनियाँ होती हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे भी चीज़ देखी जा सकती हैं। और जो कौवे खास बात होती है, जो कौवा अपना घोंसला बनाता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोयल होती है अपना घोंसला नहीं बनाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीटेट एग्जाम में आ चुका है। और वह कहाँ पर घोंसला देती, अंडे देती है, तो कौवे के घोंसले में अपना अंडे देती है। कौन, कोयल। और और अगला पॉइंट है जो कौवा होता है अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। इसका कारण ये होगा जो कोयल के बच्चे होते हैं और जो कौवे के बच्चे होते हैं लगभग लगभग एक ही समान है, एक ही तरीके दिखते हैं, इसलिए वो कोई अंतर नहीं कर पाता है। अगला पक्षी है गौरैया। तो गौरैया के बाद दो ही पॉइंट हैं। जो गौरैया होती है अलमारी के ऊपर, आईने के ऊपर या फिर घरों पर अर्थात मुख्य रूप से घरों पर ही अपने अंडे देती है। आपने गौरैया के बारे में देखा होगा। तो अगला है जो गौरैया दिल्ली में पहले समान रूप से दिखाई देती थी, लेकिन परंतु वर्तमान समय में ये विलुप्त होती चली जा रही है। यही कारण है इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दिन, और ये कौन सा किस दिन है विशेष दिन, 20 मार्च को। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। इस दिन गौरैया से संरक्षण से संबंधित कुछ जागरूकता फैलाई जाती है। अगला हमारा पक्षी कबूतर है। सीटेट एग्जाम में कबूतर के बारे में भी आता है। जो कबूतर होता है अपने पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है जहाँ पर हलचल न हो। मुख्य उद्देश्य होता है जहाँ पर हलचल न हो वहीं पर क्या कबूतर अपने घोंसला बनाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही बार पूछा गया है कि जो कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे होते हैं, ये जो चारों होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, ये देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले को भी तोड़ दिया करते हैं। तो कौन, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, ये क्या दूसरे के जो अंडे होते हैं वो चुरा लेते हैं और घोंसलों को तोड़ देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीटेट के एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। अगला पॉइंट है पक्षियों की चोंच के बारे में। इससे भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि जो ये हुक की तरीके चोंच है ना, जैसे बाज की होती है, गिद्ध की होती है, इसका काम क्या होता है, मांस को चीर फाड़ने के लिए काम आती है। और ऐसे ही ये सभी पक्षी होते हैं, चाहे वो जल वाला कोई पक्षी हो या फिर अनाज को तोड़ने वाला पक्षी हो या फिर फूलों से रस चूसने वाला पक्षी हो, इनसे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम देख लेते हैं इनके बारे में भी। जैसे बाज, गिद्ध और
चील, ये मांसाहारी पक्षी होते हैं। चोंच कैसी होती है? हुक की तरीके होती है, आपने जैसे देखा होगा। अगला पॉइंट है, जो तोते की चोंच कैसी होती है? घुमावदार होती है। क्यों होती है? कि फल को कुतरने के काम आती है। अगला पॉइंट है, जो कबूतर, गौरैया, गौरैया इनकी जो चोंच होती है, छोटी होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है। इसका कारण ये होता है कि जो अनाज के दानों को तोड़ने के काम आती है, कि गौरैया कबूतर की जो चोंच होती है। अगले पॉइंट है, जो हमारे मछली पकड़ने वाले होते हैं, अर्थात जो जल में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, इनकी जो चोंच होती है, जैसे सारस, बगुला हो गई, इनकी लंबी होती है, पतली सुई जैसी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है, कुछ पक्षियों की जो चोंच होती है, निस्पंदन होता है, फिल्ट्रेशन, छन्नी की तरीके जो प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण जैसे हंस, बतख होते हैं। ये क्योंकि पानी में रहते हैं और पानी के अंदर जो दलदल जमीन होती है, उनके कीड़े खाते हैं, इसलिए वो चोंच को पूरी अंदर ले जाते हैं, और जो पानी मिट्टी होता है वो छन जाता है, कीड़े इसी के इनके मुंह में रहता है। तो निस्पंदन की क्षमता पानियों में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, ऐसे पानी पक्षी के आसपास रहते हैं और वहीं पर अपने भोजन और क्या अंडे देते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है मधुमक्खी पालन। एनसीईआरटी में मधुमक्खी पालन के बारे में दिया गया है, जो हमारे सीटर के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो मधुमक्खी पालन है, बिहार के मुजफ्फरपुर के बुचहा गांव में, याद करने वाला पॉइंट है। जो बुचहा गांव होता है, इलाके के आसपास लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, और लीची के पेड़ की खास बात होती है कि मधुमक्खियों को क्या बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो यही कारण है कि जो इस क्षेत्र के, बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव के जो लोग होते हैं, मधुमक्खी पालन का, शहद निर्माण का काम अधिकतर करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है, और यही मधुमक्खी पालन का सही शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय होता है। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। और जो लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। अगला है, मधुमक्खी के छत्ते पर रानी जो होती है वो अंडे देती है। अंडे देने का काम मधुमक्खी के जो रानी है, जो मधुमक्खी होती है, वही करती है। मधुमक्खी में जो रानी जो मधुमक्खी होती है वो क्या अंडे देती है, और जो नर मधुमक्खी होती है वो कुछ खास काम नहीं करती। कहाँ पर? अगला पॉइंट है हमारा, जो छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, अर्थात मधुमक्खियाँ होती हैं, जो दिन रात काम करती हैं। और शहद के जब फूल उनको मिल जाते हैं, तो अगला हमारा पॉइंट है, जो तो ये नाच कर दूसरे मधुमक्खियों को बताती हैं। कैसे नाच कर? कुछ इस प्रकार ये नाचा करती हैं, इनफ्राइट के तरीके नाचती हैं, और इसके थ्रू जो अन्य मधुमक्खी होती हैं, उन फूलों के बारे में पता चल जाता है। और यही जो होती है, मधुमक्खी के रस से शहद बनाती हैं, और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चे पालने का भी काम इन्हीं का होता है। अगला पॉइंट है, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, जो बक्सा होता है, लकड़ी के एक बॉक्स बनाया जाता है, इसमें शुरुआती समय में चीनी का मीठा घोल डाल देते हैं, जिससे मधुमक्खी क्या होती हैं? और आकर्षित हुआ करती हैं। मक्खी के मधुमक्खी के छत्ते पर जो नर मक्खी होती हैं, ये कुछ खास काम नहीं करती। सभी काम क्या करती हैं? मादा ही काम करती हैं। जो अंडे देती है वो रानी मधुमक्खी देती है। जो अन्य जो मादा जो मधुमक्खी होती हैं, वो शहद बुनना, छत्ता बनाना, ये सभी काम करती हैं। जो मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब फ्रेंड्स, पक्षियों से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पक्षी जो होते हैं, केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडे में बच्चे निकल जाते हैं, तो वो घोंसला छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं, उस घोंसले में नहीं रहते हैं। ये पक्षियों से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पक्षियों से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पक्षी की एक खास बात ये होती है कि जो पक्षी होता है, एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर एक साथ देख लेते हैं। कि ऐसा ये इसलिए कर पाते हैं कि जो पक्षी में आपने नोटिस किया हो, तो जो उसकी आंखें होती हैं सर के अगल बगल होती हैं, सामने नहीं होती हैं। जैसे उल्लू के सामने होती है, हमारी तुम्हारी सामने होती हैं, लेकिन पक्षियों में सामने नहीं होती, बल्कि कैसे होती हैं? बगल में होती हैं। यही कारण है कि एक समय में दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर लेती हैं। और जब वो उनका दायरा, और इससे क्या होता है? उनका दायरा भी बढ़ता है, देखने का दायरा बढ़ता है। जब ये बिल्कुल एक ही सामने देखती हैं, अर्थात एक ही चीज़ पर निगाहें गाड़ती हैं, और दो चीज़ों पर अलग अलग नहीं देखती, तो इनकी जो दोनों आंखें होती हैं, एक ही चीज़ पर क्या हो जाती हैं? सेंटर्ड हो जाती हैं, अर्थात केंद्रित हो जाती हैं।
अगला जो पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षी आंखों की पुतलियों को नहीं घुमा पाते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि सभी पक्षी क्या होते, पूरी अपनी गर्दन को घुमाया करते हैं। आई होप यू enjoy दिस क्लास। मैं आपके लिए जो ईवीएस की है संपूर्ण जो 15 नंबर के आती है, ईवीएस हमारे एनसीईआरटी ईवीएस आती है, मैं आपको ये करवा दूंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा।